चीन का जो एग्रेशन चल रहा है उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो तो कम से कम आप अपने भारत के सिटीजन्स को बताइए कि किस तरह का ये एग्रेशन हुआ है। उसके बारे में भी इस समय सरकार काफी बहुत ही हेजिटेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देश को चाहिए वो है पॉलिटिकल विल। अगर देश के पास पॉलिटिकल विल नहीं है तो ताकत, कितनी भी ताकत हो, that will be useless. नमस्कार। आज क्विंट पर हम बेहद खास बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर ब्रह्म चलानी से, जो स्ट्रेटजिक स्टडीज के प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में, और चाइना के मामलों में बहुत ही, जिसको कहा जाए, मोस्ट अथॉरिटेटिव एक्सपर्ट हैं वो। और उन्होंने चाइना के बारे में जो बातें कही हैं, आप लोगों ने अगर ट्रैक किया होगा तो आज आपका ये कहने का मन होता होगा कि देखिए चलानी जी ये सब वार्निंग पहले से दे रहे थे हम लोगों को। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। बेसिक सवाल यही है कि अब जो हालात बने हैं लद्दाख में, जो मल्टीपल लोकेशन वाला इंक्रोचमेंट हुआ है और बहुत नुकसान हमको उठाना पड़ा है, अभी के सिचुएशन की आपकी रीडिंग क्या है? सिचुएशन काफी गंभीर है और जो चीन है वो काफी ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स और वेपन डिप्लॉयमेंट्स के साथ इंडिया को कन्फ्रंट कर रहा है। उन्होंने कई महीने पहले ये प्लान किया होगा, ये एग्रेशन के कोई एकदम का डिसीजन नहीं है। मेरे ख्याल से पिछले साल उन्होंने डिसाइड किया होगा कि जैसे अप्रैल या मई का मंथ आएगा तो वो इस तरह का इंक्रोचमेंट करेंगे। ये बात हुई कि भारत में क्योंकि कोरोना वायरस की बजाय एक बहुत ही सख्त लॉकडाउन हुआ, उसके बजाय इंडियन आर्मी का जो एनुअल एक्सरसाइज होता है लद्दाख में हर लेट मार्च अप्रैल में, वो इस साल नहीं हुआ। वो एक्सरसाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस एक्सरसाइज के थ्रू एक्लेमेटाइज्ड ट्रूप्स क्रिएट किए जाते हैं। क्योंकि ये जो मौसम वहाँ पर इतना स्पेशल है, एक तो हाई एल्टीट्यूड है, एयर काफ़ी थिन है, तो ट्रूप्स को एक्लेमेटाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक एनुअल एक्सरसाइज इंडियन आर्मी करती है हर साल स्प्रिंग में। जैसे कि गर्म मौसम आने के पहले, लेट स्प्रिंग आने के पहले जो ट्रूप्स चाहिए भारत को, वो ट्रूप्स तैयार होते हैं इस एक्सरसाइज के थ्रू। इस साल हम लोगों ने की नहीं इस तरह की एक्सरसाइज, मगर चीन 1 जनवरी से लेके लगातार एक एक्सरसाइज करके दूसरा एक्सरसाइज कर रहा था हिमालयन बॉर्डर के आसपास। और अप्रैल के महीने में, अप्रैल के आखिर में अपने एक एक्सरसाइज से एक तरह का कैमोफ्लेज करके और ट्रूप्स ले आए लद्दाख के बॉर्डर पर और उन्होंने इस तरह का इंक्रोचमेंट किया मल्टीपल पॉइंट्स पर जी। सो इंडिया वाज कॉट बाय सरप्राइज। इंडिया शुड नॉट हैव बीन कॉट बाय सरप्राइज, बट इंडिया वाज कॉट नैपिंग। दिस इज अनफॉर्चुनेट। ये जो सिचुएशन अब पैदा हुई है, ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि जहां पर चीन के लोगों ने घुसपैठ किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेंटेज लोकेशंस हैं। अगर ये चीनी उन लोकेशन से हटते नहीं हैं तो भारत के जो डिफेंसेस हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी कुछ एरियाज में जी। और अगर कोई एक फुल फ्लेज युद्ध होता है चीन और भारत के बीच, उस युद्ध में चीन कोशिश करेगा कि नॉर्दर्न लद्दाख को कैप्चर करके पाकिस्तान के साथ फिजिकली एक फिजिकल कॉरिडोर बना देगा और उससे जो पूरे भारत पर एक इतना जबरदस्त दबाव पड़ेगा, इंडिया विल कम अंडर सीज। तो इंडिया के लिए ये एग्रेशन को रोकना और इस एग्रेशन को विकेट करवाना बहुत ही जरूरी है। जी।
आप और उन लोगों में से हैं जो लगातार कॉशन करते रहे, क्योंकि चाइना का एक पैटर्न है और वो कंसिस्टेंट है अपनी उनकी जो स्ट्रेटजी रहती है एग्रेशन की, डोमिनेंस की, पूरी दुनिया में अपना प्रसार करने की। तो हम लोग भारत में उसको एंटिसिपेट करने में फेल क्यों हुए और अब हम कंप्रीहेंड कर पा रहे हैं कि क्या चैलेंज है? चीन में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, उस स्ट्रेटजी से हटते नहीं है वो लोग। भारत में एक उल्टा सिस्टम है बिल्कुल ही। हर नई सरकार बनती है तो हर नया प्रधानमंत्री फॉरेन पॉलिसी का जो व्हील होता है ना, उसको दोबारा रीइन्वेंट करता है। जैसे वाजपेयी बने प्रधानमंत्री तो फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती की कोशिश की, एक बारी नहीं कई बारी। एक पहले बारी गए बस में और फिर उन्होंने कहा पब्लिक में कि मेरी बस तो हाईजैक हो गई, कागल पहुंच गई। उसके बावजूद उन्होंने फिर मुशर्रफ को आगरा बुलाया। तो उसी तरह से उन्होंने चीन के साथ भी कोशिश की दोस्ती बनाने की। फिर मनमोहन सिंह आए, उन्होंने भी वही दोबारा फॉरेन पॉलिसी का व्हील बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान से दोस्ती, चीन के साथ दोस्ती। अब मोदी आए, जो पहले के सबक हैं उन्होंने सीखी नहीं। कोई सीखता नहीं सबक हमारे भारत में। हर प्रधानमंत्री समझता है कि वो एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमैट है, बहुत ही स्ट्रेटेजिस्ट है और स्ट्रेटेजिक थिंकर है। तो उन्होंने पहले पाकिस्तान में, मोदी जी ने पाकिस्तान में अनअनाउंस्ड एक स्टॉप ओवर किया। उसके बाद फिर आपको पता है कि कई सारे घटना हुई, कई सारे अटैक्स हुए। और चीन के साथ तो जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने कोशिश शुरू की कि चीन के साथ दोस्ती बने। कुछ अपने मई 2014 में वो बने प्रधानमंत्री और पहला जो इंपॉर्टेंट इनविटेशन कोई इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर को उन्होंने भेजा वो था प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को, चीन के प्रेसिडेंट को। पर चीन के प्रेसिडेंट आए एक इंक्रोचमेंट लेके, जिस दिन पहुंचे यहां पर उस दिन एक इंक्रोचमेंट हुआ चुमार में, जो लद्दाख का एक सबसे सदर्न मोस्ट एरिया है। तब से लेके फिर अब तक देखिए वुहान स्पिरिट, चेन्नई कनेक्ट, कई सारे इस तरह के एफर्ट्स मोदी की सरकार के तरफ से हुए। जैसे नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई की बात की, मोदी सरकार ने वुहान स्पिरिट और चेन्नई कनेक्ट की बात की। मगर जैसे नेहरू का जो हिंदी चीनी भाई भाई भारत के लिए काफी कॉस्टली पड़ा, अब उसी तरह से ये वुहान स्पिरिट काफी कॉस्टली पड़ा है भारत के लिए। एक तरफ तो वुहान स्पिरिट हुआ नहीं, वुहान एक इविल स्पिरिट हो गया। इविल स्पिरिट क्योंकि दो इविल स्पिरिट्स आए। एक तो कोरोना वायरस वुहान से आया और दूसरा वुहान स्पिरिट के कवर के पीछे इंक्रोचमेंट्स हुए चीन के। तो एक ऐसे अंग्रेजी में बोला जाता है डबल वैमी इंडिया को पड़ी, डबल वैमी। तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ा है इस तरह का जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे चीन के साथ कि दोस्ती बनाने का। ये चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं, इनको आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ये अगर जब तक हमारी सरकारें इस बेसिक चीज को नहीं समझेंगी तब तक ये हर प्रधानमंत्री, हर सरकार ये फॉरेन पॉलिसी का व्हील दोबारा रीइन्वेंट करने की कोशिश चालू रखेगा। बिल्कुल। सर, आपका एक पॉइंट है, आप लगातार उस पर कमेंट कर रहे हैं, वो ये है कि व्हाइल चाइना विल ट्राई टू कंसोलिडेट and keep us busy in negotiation, we may lose on time and strategy that how to really make sure that they are pushed back. आपको लगता है क्या कि हम लोग अब उनको पीछे धकेल पाएंगे? नेगोशिएशन से नहीं होगा। चीन नेगोशिएशंस में बहुत ही चालाक पार्टी है, इससे चालाक कोई दूसरा देश नहीं है। आप देखिए कि बॉर्डर के नेगोशिएशंस शुरू हुए जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1981 पर, जब हम एक स्टूडेंट थे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तब से शुरू हुई है बॉर्डर टॉक्स, आज तक चल रही हैं।
39 ईयर्स के बाद उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। 27 सालों से बॉर्डर मैनेजमेंट के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। 1993 से 5 एग्रीमेंट हो चुके हैं, और देखिए ये जो सारी इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, इन सारे एग्रीमेंट्स की वायलेशन है। माओ ने कहा था 1950s में कि चाइना नेगोशिएट्स only to buttress its position, that is to strengthen its position and to frustrate the opponent. तो चीन का ये लॉजिक है नेगोशिएशंस में कि नेगोशिएशंस एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो दे कैन बाय टाइम, दे कैन hoodwink the opponent। वही कोशिश अभी भी चल रही है। आप देखिए कि अभी रिसेंटली जब लेफ्टिनेंट जनरल इंडिया के गए थे, मेजर जनरल चीन के साथ उनकी एक समझौता हुआ था। समझौता होने के 2 दिन बाद ही उन्होंने समझौता तोड़ दिया चीनों ने। तो चीन डज नॉट रिस्पेक्ट एनी रूल्स, एनी नॉर्म्स। उनका वो when they sign a bilateral agreement, they want the other side to comply with it, but they never comply with it. तो ऐसे में जब अब हमको बताया जा रहा है कि हमारे सैनिक चूंकि मारते मारते मरे हैं और उनका सेक्रीफाइस जो है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, वो फ्यूटाइल नहीं होगा, और हमको अपनी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी करना है करेंगे। भारत क्या करेगा, क्या कर सकता है? देखिए 1967 में जब भारत कितना कमजोर था, आज के हिसाब से बहुत ही कमजोर देश था, उसके बावजूद जब चीन का एक प्रोवोकेशन हुआ तो भारत ने एक जबरदस्त रिस्पांस दिया। इंडिया गेव चाइना अ ब्लडी नोज। उसके बजाय कई सालों तक उसके बाद चीन ने कोई हरकत नहीं की, बॉर्डर शांत रहा। और जब से हमने कोशिश की चीन के साथ दोस्ती करने की, एक तरह का अपीसमेंट पॉलिसी दोबारा शुरू हुआ, तब से चीन के प्रोवोकेशंस दोबारा शुरू हो गए। अगर हमने 1967 में उनको एक ब्लडी नोज दे दिया तो अभी हमें कौन सी कमजोरी है उसके हिसाब से? अब तो भारत एक न्यूक्लियर देश है, न्यूक्लियर वेपन्स देश है। अब तो हमारे पास इतने सारे हथियार हैं, और देखिए तभी भी हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं, कोई एक्शन तो नहीं हुआ अभी तक। इकोनॉमिक बॉयकॉट भी नहीं कर रहे, कोई ट्रेड सैंक्शंस भी नहीं लगाया अभी हमने चीन के खिलाफ। जी, एक चीज मैं समझना चाह रहा था, ये इकोनॉमिक बायकॉट रियल नहीं है, ये ऑप्टिक्स वाला ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश के पब्लिक ओपिनियन के एंगर को हम ट्रिवियलाइज कर देंगे कि ये जला दो, वो तोड़ दो, ये ऐप डिलीट कर दो, और हम लोग अपना जो एक नेशनल विल एक्सप्रेस करना है उसको बहुत फ्रीवलस ढंग से एक्सप्रेस कर रहे होंगे, और उसका कोई फायदा नहीं होगा इकोनॉमिक रिलेशनशिप के लेवल पर भी। इस समय जो पॉपुलर एंगर इतना है देश में कि सरकार कोशिश कर रही है इस पॉपुलर एंगर को डिफ्यूज करने की। तो मीडिया के थ्रू स्टोरीज आ रही हैं कि भारत बहुत ही सख्त पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, पर शब्दों से कुछ नहीं होगा। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मोदी जी का जो रिकॉर्ड है, शब्द उन्होंने जो उनके शब्द थे, शब्दों के बेसिस पर तो हिस्ट्री नहीं लिखी जाएगी। उनके जो एक्शंस हैं, ऑन दोज एक्शंस द हिस्ट्री विल जज मोदी। तो इस समय जो कोशिश है सरकार की कि पब्लिक एंगर को डिफ्यूज करने की, टू व्हाट एक्सटेंट विल दे बी एबल टू डिफ्यूज दिस एंगर अनलेस दे रियली एक्ट। अब छोटे छोटे कदम भी अगर आप नहीं लेंगे, कोई नहीं कह रहा कि सरकार को कि आप युद्ध कीजिए, कोई नहीं कह रहा, कोई राइट माइंडेड इंडियन विल नॉट वांट अ वॉर। वॉर इज ओनली द लास्ट रिजॉर्ट, बट इस समय यू आर फेसिंग एग्रेशन। जो चीन ने किया है इज एन एक्ट ऑफ वॉर, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। और जिस तरह से उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को मारा किया जी, मारा
और उसकी हत्या करने के बाद उनकी बॉडीज को म्यूटिलेट किया। ये जो बार्बेरिक तरीका से इन्होंने मर्डर किया इंडियन सोल्जर्स को, ये जानबूझ के किया कि भारत को एक मैसेज मिले कि भारत से डर जाए। अगर भारत डर जाता है, कुछ भी नहीं करता है, तो चीन की इसी से तो विक्ट्री हो जाएगी। चीन का जो पॉलिसी है कि टू विन विदाउट फाइटिंग। एग्जैक्टली तो अब जब हम ये सुनते हैं कि सरकार ने ये तो तय कर लिया है कि चाइना पर कॉस्ट तो इम्पोज किया जाएगा, तो फिर वही थोड़ा सा आपसे समझने की जरूरत है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, आपका क्या रिकमेंडेशन होगा? कॉस्ट इम्पोज करना चाहिए और कॉस्ट इम्पोज हुआ, दोनों के बीच में बहुत फर्क है। इस समय तो सिर्फ बातें हो रही हैं। जब तक कॉस्ट इम्पोज नहीं होते हैं तब तक ये जो बात कर रहे हैं उसको आप बिलीव मत कीजिए। तो क्या जो कॉस्ट इम्पोज कैसे किए जाएंगे? देखिए, एक तरफ तो चीन जो कुछ कर रहा है भारत के खिलाफ, पूरी भारत की जनता को पता है। भारत का जो मार्केट है अभी भी खुला हुआ है चीन के एक्सपोर्टर्स के लिए। मोदी की सरकार के 6 साल के ड्यूरेशन में तो चीन का जो ट्रेड सरप्लस है भारत के साथ, वो डबल से भी ज्यादा हो गया है, डबल से भी ज्यादा। अब इस समय $60 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है चीन का भारत के साथ। ये लगभग जितना इंडिया का जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसके बराबर है। इतना बड़ा ट्रेड सरप्लस चीन का है भारत के साथ। तो आप एक तरफ उस ट्रेड सरप्लस को रोक नहीं रहे हैं, ना कोई आपको कॉस्ट इंपोज कर रहे हैं चीन पर, तो चीन इज इन द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एक तरफ तो वो प्रॉफिट्स कमा रहा है ट्रेड के थ्रू, दूसरी तरफ वो इंडिया को कंटेन कर रहा है। तो कम से कम आप इकोनॉमिक कॉस्ट इंपोज कीजिए, डिप्लोमेटिक कॉस्ट तो नहीं इंपोज करते। भारत हांगकांग पर चुप है, साउथ चाइना सी पर चुप है, वही जो कोर इश्यूज हैं जो चीन के लिए, उस पर चुप है। और जो हमारा रिलेशनशिप था तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के साथ, दलाई लामा के साथ, वो भी हमने 2 साल पहले खत्म कर दिया, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया। क्यों? कम से कम इसको तो आप रिवाइव कीजिए, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट को। और जो चीन का जो एग्रेशन चल रहा है उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं, वो तो कम से कम आप अपने भारत के सिटीजन्स को बताइए कि किस तरह का ये एग्रेशन हुआ है। उसके बारे में भी इस समय सरकार बहुत ही हेजिटेंट है। ये जब आप हेजिटेंट हैं फैक्ट्स के बारे में, यू आर प्लेइंग इनटू चाइनाज हैंड्स। अगर आप अपने जनता को फैक्ट्स नहीं बताएंगे तो जो आपका जो दुश्मन है उसको मैसेज मिलेगा कि ये तो लोग डरे हुए हैं, अपनी जनता को नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। एक बात जी, आपने ये जो कहा हमारे इकोनॉमिक बायकॉट का, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि चूंकि मैं बॉयकॉट की बात नहीं कर रहा। मैं बॉयकॉट के फेवर में नहीं हूं। मैं ये कह रहा था कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट हैं वो इंपोज होने चाहिए। ये कि आपने अपना मार्केट खोल के रखा हुआ है, आप चीन को अलाउ कर रहे हैं कि ट्रेड सरप्लस हर साल उसका बढ़ता रहे, ये नहीं। अगर चीन भारत की जगह पर होता तो इस समय कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉस्ट वो अभी एकदम इंपोज कर लेता। जी, तो मेरा यही आपसे समझना चाह रहा हूं मैं कि कॉस्ट और कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में हमने चूंकि अपने आप को तैयार नहीं किया, तो आज अगर हम ये कॉस्ट उन पर इन्फ्लिक्ट करेंगे तो दरअसल वो कॉस्ट हम पर भी सेल्फ इम्पोज्ड होगा। हम तो एक तरीके से फंसे हुए हैं जहां तक ट्रेड का और इन्वेस्टमेंट का सवाल है, और खास करके टेक्नोलॉजी कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट की रकम छोटी है लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। तो इस वक्त अगर इकोनॉमिक रिस्पांस हम देंगे तो वो हमारे लिए बहुत ट्रिकी नहीं है क्या? एक 2 किस्म के इंपोर्ट्स हैं। एक तो एसेंशियल इंपोर्ट्स जो दूसरी जगह से, दूसरे देशों से मिलने मुश्किल हैं,
या उनका जो दाम है काफ़ी हाई है, तो वो एक कैटेगरी में बैठते हैं इस तरह के आइटम्स। दूसरे कैटेगरी में नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स, आप देखिए टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन से लेके छोटे-मोटी चीज़ें, 60% चाइना का जो ट्रेड सर्विस विद इंडिया इज बिकॉज ऑफ नॉन एसेंशियल एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। उनको तो आप रोकिए, नॉन एसेंशियल एक्सपोर्ट्स को जो आ रहे हैं चीन से, उन एक्सपोर्ट्स के बजाय, इंपोर्ट्स के बजाय जो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो खत्म हो रहा है। इंडिया एक ट्रेडिंग नेशन बन रहा है। इस वजह, अगर आपको छोटी मोटी चीज चाहिए तो वो चीन से बनी हुई है। मार्केट जाएंगे तो बल्ब लेने के लिए तो वो चीन का बना हुआ है। क्या भारत के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इंडिया कैन सेंड स्पेस क्राफ्ट टू द मार्स, बट इंडिया कैन नॉट मेक ए ट्यूबलाइट। ये तो बिल्कुल ही गलत पॉलिसी है। बिल्कुल, इस पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई सेड I am not in favor of an economic boycott. I am in favor of targeted economic sanctions to hurt China and to make China pay a price. अगर आप if China does not pay a price, in the coming months and years, India will face even greater Chinese aggression. राइट सर, आखिरी एक और दो सवाल आपसे और लेना चाहता हूं मैं। एक तो ये कि अब जो हालात हैं उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि चाइना के बारे में पूरी दुनिया में एक माहौल तो बना हुआ है, कई बड़े देश हैं जो उससे परेशान हैं। क्या भारत के लिए और जो दुनिया के दूसरे देश हैं उनके लिए कोई मौका है क्या कि वो कोई रियली कोलैबोरेट कर पाए, या ये भी एक एकेडमिक एक्सरसाइज है? जहां तक अग्रेशन की बात है, कोई दूसरा देश आपको मदद नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई अलायंस भी हो कोई देश के साथ, तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। मगर चीन पर दबाव डालने के लिए दूसरों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना और इंटेलिजेंस शेयर करना और मैरीटाइम कोलैबोरेशन करना, ये बहुत जरूरी है। इस समय चीन काफी आइसोलेटेड है दुनिया में। आप देखिए कि चीन ने कई सारे फ्रंट्स खोले हुए हैं, हांगकांग, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान, इंडिया। तो इस समय और चीन ने तो एक्सपोर्ट किया था ये कोरोना वायरस, तो पूरी दुनिया चीन को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस समय जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो काफी एडवर्स है चीन के लिए। इसका फायदा भारत को लेना चाहिए। इसका फायदा लेने के लिए जिस विजन की जरूरत होती है, जिस एटीट्यूड की जरूरत होती है, जिस बैंडविड्थ की जरूरत होती है, वो भारत के पास है क्या? भारत की सरकार के पास है क्या? वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देश को चाहिए वो है पॉलिटिकल विल। अगर देश के पास पॉलिटिकल विल नहीं है तो ताकत, कितनी भी ताकत हो, दैट विल बी यूजलेस। लोगों का एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मेनी पीपल बिलीव रॉन्गली कि वॉर्स आर डिसाइडेड बाय मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। नो, जब इंडिया स्ट्रॉन्गर था चीन के हिसाब से, at that time China occupied Tibet. China also captured Aksai Chin. 1962 में भारत की इकोनॉमी चीन से काफी बड़ी थी, हमारी जो मिलिट्री क्षमता थी वो भी चीन से बेटर थी, तभी भी हम लोग हार गए। तो कैपेबिलिटी के बेसिस पर लड़ाई का जो आउटकम डिसाइड नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लीडरशिप, पॉलिटिकल विल एंड रिजॉल्व। अगर आपके पास ये 3 एलिमेंट्स नहीं हैं तो आप कितने भी वेपन्स खरीदिए, कितनी भी ताकत बनाइए, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला।
बिल्कुल। ब्रह्मचलानी जी, हमेशा की तरह से आपने बहुत साफ और क्लियर इंसाइटफुल बातें बताई हैं। हम यही आशा कर सकते हैं कि देश की इस वक्त जो ज़रूरत और बेचैनी है और जिस तरह की लीडरशिप और पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, वो हमारी आशाएं पूरी हो, क्योंकि ये कई दशकों का एक, जिसको झटका कहते हैं, शायद ये उतना बड़ा एक सेटबैक है हमारे लिए। जब हम बात करते थे कि हम बिल्कुल एस्पिरेशनल देश हैं, जवान देश हैं, उसमें आके जब हमको ये सेटबैक लगा है, तो क्या आप ये मानेंगे, बिल्कुल लास्ट वर्ड आपसे लेना चाहता हूं, कि ये एक लंबी लॉन्ग टनल है, डार्क टनल है, या यहां से मौका है कि हम तेजी से काउंटर करते हुए निकल पाएंगे? ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा टेस्ट है। It's a defining moment for India. It will define India's security. It will define India's standing in the world. अगर भारत इस क्राइसिस से कमजोर निकलता है तो चीन का जो दबाव है भारत पर और स्ट्रांग हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत इस टेस्ट से एक मजबूत और डिटर्मिन्ड देश निकले। बिल्कुल। एंड inaction will make India a loser in the long run. बिल्कुल। ब्रह्मचलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।